Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the first lesson of geography, our environment. You have to open your page number 112 while watching this video. There are some new words and their meanings. Atmosphere. Atmosphere means a thin layer of gases which envelops the earth. जो भी एयर हमें मिलती है अर्थ के सराउंडिंग में उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. गॉट इट. एंड कुछ गैसेस भी इसमें इंक्लूड रहते हैं. Biosphere. Biosphere means where all three spheres in which life sustains made. And what is mean by biosphere? Biosphere means जो जहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर मिल रहा है. हाइड्रोस्फीयर. एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. ये तीनों चीज़ें हमें मिल रही हैं और यहाँ पे लाइफ सस्टेन हो रहा है. ये तीनों चीज़ें होने की वजह से हम यहाँ पे जी रहे हैं. दैट स्पेयर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. ओके. देन इकोसिस्टम, a group of organisms in an area that interact with each other together with the non-living environment. और जो भी organisms लिविंग organisms का ग्रुप है, जो भी एरिया में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं, उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम. ओके. Then environment means all the living and non-living things in our surrounding. जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है उसे हम बोलेंगे अपने सराउंडिंग में जो भी है उसे हम बोलेंगे एनवायरनमेंट. हाइड्रोस्फीयर मीन्स द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ. जो भी वाटर है अर्थ पे वो पूरा हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. ओके. Then lithosphere. Lithosphere means the entire top crust of the earth including the ocean floor. जो भी अर्थ पे लैंड है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ. ओके. उसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर. उसमें जो भी ओसेनिक फ्लोर रहती है, ओसेन के अंदर जो भी फ्लोर है वो भी इंक्लूड है. गॉट इट. नाउ let's come to the lesson. Human beings and other living organisms live on the earth. and earth पे क्या क्या रहता है ये हमें सभी को पता है. लिविंग organisms भी है और उसके साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. The favorable conditions that make life possible on the earth form the environment. and जो भी फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए अपने अर्थ पे, उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है, ये फॉर्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट. ओके. लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मेकअप आवर एनवायरनमेंट. एंड क्या क्या आएगा ये एनवायरनमेंट में? लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों चीज़ें आएंगी और उसके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सभी चीज़ें मिलके यहाँ पे एनवायरनमेंट फॉर्म हो रहा है. ओके. एन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विथ विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट विथ ईच अदर. एंड ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे पूरे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी एंड ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ओके. द टर्म इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वार्नर विच मीन्स टू सराउंड्स. एंड ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है ये कहाँ से मिला है हमें? दिस इज़ द फ्रेंच वर्ड. इन्वार्नर मीन्स टू सराउंड everything around us. for example, things, places, nature, people, etc. comprises human made and natural things. and जो भी अपने आजू बाजू में है, फॉर एग्जांपल जो भी थिंग्स है, थिंग्स मीन्स जो भी चीज़ें हैं, प्लेसेस, नेचर, पीपल, ये सभी चीज़ें एंड ह्यूमन, इसमें ह्यूमन मेड आएंगी एंड नेचुरल थिंग्स भी आएंगी. ये सभी इंक्लूड है इन्वायरमेंट में. दे ऑल एड अप टू अर इन्वायरमेंट. ओके. अर इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. और ये जो इन्वायरमेंट है ये अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है.
These components can be classified into two broad categories: natural environment and human made environment. एंड दिस जो भी इन्वायरमेंट है ये डिफरेंट कंपोनेंट से फॉर्म हुआ है, बना है. एंड दिस कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में ये डिवाइड हुआ है, क्लासिफाइड हुआ है: नेचुरल कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स. ओके, be concentrate here. This is the environment, and there are two components: natural environment and human made environment. Okay, what is in natural environment? Atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. Okay, what is mean by atmosphere? Atmosphere means air, lithosphere means land, and hydrosphere means वाटर, एंड बायोस्फीयर मीन्स जो भी ये तीनों स्पेयर्स आ रहे हैं और उसके साथ जो लिविंग थिंग्स यहाँ पे सरवाइव कर रही है वो स्पेयर को हम बोलेंगे बायोस्फीयर. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. which things are included in the human made environment? Houses, roads, bridges, factories, dams are built are the built इन्वायरमेंट. ओके, ये सभी चीज़ें आएंगी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में. एंड फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन आर द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट. और ये जो फैमिली कम्युनिटी है, ये इसे कौन सा इन्वायरमेंट कहा है? सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट. गॉट इट. जो भी मैन मेड थिंग्स है ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएगी, जो भी नेचुरल थिंग्स है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगी. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट. All gifts of nature such as the land, water, air, plant and animals form a part of the natural environment. and जो भी नेचुरल गिफ्ट्स है, नेचुरल थिंग्स है, वो पूरी थिंग्स इंक्लूड होगी नेचुरल इन्वायरमेंट में, लाइक लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो. ओके, इट इंक्लूड्स द अबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. और ये यहाँ पे अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे. ये सभी चीज़ें अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड्स है. अबायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, लाइक लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स. ओके, अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स बट नेचुरल थिंग्स, नॉट अ मैन मेड थिंग्स. ओके, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, रॉक्स है, ये सभी चीज़ें नेचुरल है, ये इंक्लूड हो रही है अबायोटिक में. एंड वाइल द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर द लिविंग. और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ रहा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी लिविंग है एंड नेचुरल है उसे हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड जो नॉन लिविंग है बट नेचुरल है उसे हम बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स. गॉट इट. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट वी शैल डिस्कस द 4 डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट. और ये अच्छे से समझने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? देयर आर 4 डोमेन्स, रियलम्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट. ये जो भी 4 डोमेन्स है इनके बारे में हमें अच्छे से समझना होगा. फर्स्ट, देयर इज अ लिथोस्फीयर. देयर आर 4 डोमेन्स. विच आर दीज? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द लिथोस्फीयर. The outermost solid layer of the earth consisting of soil and rock materials is called the lithosphere. जो भी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसमें सॉइल एंड रॉक्स मटेरियल्स आता है, उसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर. गॉट इट. लिथोस्फीयर किसे बोलेंगे? अपर लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. उसमें रॉक्स एंड सॉइल इंक्लूड रहेगी. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द लैंड सरफेस बट ऑल्सो द ओशन फ्लोर. और इसमें सिर्फ लैंड सरफेस ही इंक्लूड नहीं है, तो जो ओसेनिक फ्लोर रहते हैं, ओशन के नीचे जो भी फ्लोर है वो भी लिथोस्फीयर में इंक्लूड है. गॉट इट.
You have to open your page number 113. द टर्म लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट, और ये जो लिथोस्फीयर है उसे क्या बोलेंगे हम, रॉकी क्रस्ट. द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर. जो भी थिकनेस है लिथोस्फीयर का, हाउ मेनी किलोमीटर, 100 किलोमीटर. ओके, ये 100 किलोमीटर है. It has been found that the thickness of the earth crust is greater where the continent exists. एंड जहाँ पे कॉन्टिनेंट है वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा मिलेगा हमें, अबाउट 32 किलोमीटर, एज कम्पेयर टू द ओशन फ्लोर. और ओशन के नीचे की जो भी लैंड है, फ्लोर है, वहाँ पे जो भी थिकनेस है वो कम रहता है, अबाउट 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर तक ये थिकनेस रहता है ओसेनिक फ्लोर का. एंड जहाँ पे लैंड है, कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे हमें मिलेगा ये थिकनेस 32 किलोमीटर. गॉट इट. द लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स. और ये जो भी लिथोस्फीयर है ये अलग अलग रॉक्स से और अलग अलग मटेरियल से फॉर्म हुआ है. इट हैज़ अ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स एंड ओशंस. और हमें पता है कि जो लिथोस्फीयर है यहाँ पे देर आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, एंड यहाँ इसमें रिवर्स भी इंक्लूड होंगी एंड ओशंस भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि रिवर की नीचे की जो भी लैंड है ये भी आ रही है लिथोस्फीयर में, इंक्लूड हो रही है, एंड ओसेनिक लैंड भी इंक्लूड हो रही है लिथोस्फीयर में. ओके, देन लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स land for building houses, roads, factories, and also for agriculture. We also get various minerals from it. And ये जो भी lithosphere है, what is the use of this lithosphere? This lithosphere provides land for building houses. हमें घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लिथोस्फीयर लैंड प्रोवाइड कर रही है. ओके, देन रोड्स बनाने के लिए भी हमें लैंड प्रोवाइड हो रही है. फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होती है उसके लिए भी लैंड की ज़रूरत है, और ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिथोस्फीयर. ओके, वी ऑल्सो गेट वेरियस मिनरल्स फ्रॉम इट. और बहुत सारे मिनरल्स भी हमें लिथोस्फीयर से मिल रहे हैं. गॉट इट अबाउट द लिथोस्फीयर. जो भी लैंड है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, ये पूरा इंक्लूड है लिथोस्फीयर में. एंड उसके साथ ओसेनिक लैंड एंड जो भी रिवर्स के नीचे लैंड रहती है, जो भी वाटर के नीचे लैंड रहेगी वो भी इंक्लूड रहेगी लिथोस्फीयर में. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज़ कवर्ड बाय वाटर. और हाइड्रोस्फीयर किसे बोलेंगे, जो भी वाटर प्रेजेंट है अपने अर्थ पे, ये पूरा इंक्लूड है हाइड्रोस्फीयर में. जो भी वाटर है, ओके, उसमें क्या क्या आएगा, वाटर वेपर्स, आइस, ये सभी इंक्लूड रहेगा हाइड्रोस्फीयर में. अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. एंड हाउ मेनी परसेंट वाटर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, 71%. ये आपको याद रखना है कि कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे. 71% वाटर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ. ओके, हेंस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ वाटरी प्लैनेट. और इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहा गया है, बिकॉज देयर इज़ अ 71% वाटर present on our earth. And all the water bodies such as the oceans, seas, lakes, rivers, bays, ice caps, glaciers, groundwater and fresh water together make up the hydrosphere. And जो भी वाटर बॉडीज है अपने अर्थ पे, जैसे ओशन है, सीज है, लेक्स है, रिवर्स है, बेज है, एंड आइस कैप्स मीन्स जो भी आइस है हिमालय पे, ये भी इंक्लूड रहेगा हाइड्रोस्फीयर में. ग्लेशियर्स, यू नो ग्लेशियर्स मीन्स
रिवर ऑफ आइस। ओके, जो भी बड़े बड़े ह्यूज पीसेस रहते हैं रिवर में आइस के, उसे हम बोलेंगे ग्लेशियर्स। गॉट इट। ग्राउंड वाटर, जो भी ग्राउंड वाटर है, लैंड के अंदर जो भी वाटर है वो भी इंक्लूड है हाइड्रोस्फीयर में, एंड फ्रेश वाटर ऑल्सो। ये सभी वाटर बॉडीज मिलके हाइड्रोस्फीयर बन रहा है। Water supports all forms of life on the earth and is useful to us in the number of ways. And you know what is the water, what is the use of the water, कि क्या यूज़ है हमारे लिए, हम वाटर बिना नहीं रह सकते। ओके, तो ये लाइफ को सपोर्ट करता है। Fresh water, apart from its domestic, agricultural and the industrial uses, is used to generate electricity। and जो fresh water है ये हमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए, मीन्स हम घरों में घर में यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, और बहुत कुछ यूज़ रहते हैं घर में, तो ये डोमेस्टिक यूज़ बोलेंगे हम इसे। तो वाटर का डोमेस्टिक यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल यूज़ होता है, खेती में यूज़ किया जाता है वाटर, एंड इंडस्ट्रियल यूजेज ऑल्सो, और इंडस्ट्रीज में भी वाटर यूज़ किया जाता है। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए वाटर की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड जो भी ओशन है, जो भी सीज है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, एंड दिस इट इज़ अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। और ये जो भी वाटर हमें मिल रहा है ये वाटर साइकिल की वजह से मिल रहा है। व्हाट इज़ दिस वाटर साइकिल? डू यू नो अबाउट दिस वाटर साइकिल? जो भी रेन आता है उसके बाद इवेपोरेशन, आफ्टर दिस रेन देर इज़ ए इवेपोरेशन process, and because of this evaporation form the water vapors, and because of these water vapors form the clouds। okay, and ये जो भी clouds यहाँ पे form होते हैं उसकी वजह से हमें फिर से रेन मिलता है। we get the rain because of these clouds। got it? तो दैट इज़ अ वाटर साइकिल, इसे ही बोलेंगे हम वाटर साइकिल। ओशंस प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स, और ओशन की वजह से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं लाइक फिश, एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं ओशंस। ओके, गॉट इट। अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज़ दिस हाइड्रोस्फीयर? यहाँ पे जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें पूरा वाटर इंक्लूड रहेगा, ओशन से लेके वाटर वेपर्स तक। ओके, एंड विच आर द यूजेस ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर? ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लेते हैं। डोमेस्टिक यूज़ मीन्स घर में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ये यूज़ होता है, एंड इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है ये भी वाटर से ही हो रही है। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, सीज यूज़ कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड ये हमें कुछ फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं और मिनरल्स। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर। The blanket of air that envelops the earth is called the atmosphere। what is this atmosphere? जो भी air अपने अर्थ के सराउंडिंग में है उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। इट्स एग्जैक्ट थिकनेस इज़ अननोन, जो भी थिकनेस है, परफेक्ट थिकनेस वो हमें पता नहीं, बट वी कंसिडर्ड इट अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ऐसे माना जाता है कि यहाँ से अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1600 किलोमीटर तक हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमें मिल रहा है। जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे होल्ड हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ओके,
इट इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ये जो भी एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ गैसेस मिक्स है, जैसे नाइट्रोजन है 78% एंड ऑक्सीजन है 21%, एंड द रेस्ट 1% इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट एंड द स्मोक पार्टिकल्स। और बाकी के जो सब्सटेंसेस है वो कौन से है, हाउ मेनी परसेंट, इट्स इंक्लूड इन एटमॉस्फेयर 1% ओनली। ओके, argon, carbon dioxide, water vapor, dust and smoke particles. Then the atmosphere prevents the sun's harmful rays from reaching the earth's surface. And what is the use of this atmosphere? क्या use है कि जो भी harmful rays है सन के उसे हमें बचाता है ये एटमॉस्फेयर। ओके, it controls the temperature during day and night, and because of this atmosphere control the temperature ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। जो भी टेम्परेचर रहता है डे एंड नाइट को ये कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर। इट ऑल्सो कंट्रोल्स प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड द सनशाइन। और ये प्रेशर, जो भी एयर प्रेशर रहता है उसे भी कंट्रोल करता है। ह्यूमिडिटी, व्हाट इज़ मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मीन्स जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ओके, तो इसे भी कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर। एंड सनशाइन, सनरेज को भी ये कंट्रोल करता है। देयरफॉर द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे वही हमें, उसकी वजह से हमें वेदर एंड क्लाइमेट में चेंजेस मिलेंगे। विदाउट एटमॉस्फेयर और अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक अदर प्लैनेट्स। अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो अपनी अर्थ भी अदर प्लैनेट्स जैसे बैरन बन जाएगी। बैरन मीन्स बंजर। ओके, बंजर। नेक्स्ट देर आर MCQs. We have to solve these MCQs. There is one diagram, composition of air. Okay, oxygen is 21% here, nitrogen is 78% and other gases 1% in this figure. Okay, now next MCQs. We have to solve these MCQs. First, about fill in the blanks. Percent of the earth's surface is covered with water. How many percent water present on our earth? 71%. Okay, A option is the answer. Then second, the atmosphere is held to the earth by the force of which force? Gravity. B option is the answer here. Now on next page, come to the next page, page number 114. The biosphere, the narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life is called the biosphere. And there are different substances like land, water and air on our earth. Okay, and they interact with each other, एक दूसरे के साथ ये interact हो रहे हैं, and because of this interaction they support to life, and that is called the biosphere. इसे ही हम बोलेंगे biosphere. It is this biosphere which makes the earth a यूनिक प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। और ये जो भी बायोस्फीयर है इसकी वजह से अपनी जो अर्थ है ये यूनिक है पूरे प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम में। ओके, द वर्ड बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायस मीन्स लाइफ एंड द लैटिन वर्ड्स स्पायरा मीन्स द टोटल रेंज। ये कहाँ से मिला है बायोस्फीयर वर्ड हमें? ग्रीक एंड लैटिन से। Living beings range from microscopic organism to huge trees, animals and human beings. और ये जो भी living beings है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेके, यानी बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स से लेके बहुत बड़े ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन तक है।
Okay, this great variety of life on the earth is called biological diversity and biodiversity. अब ये जो भी वैरायटी है लाइफ की अपने अर्थ पे, उसे क्या बोलेंगे हम? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी. The type of animals that live in the area depend largely on the types of crops grown over there. जो भी एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स, ये किस पे डिपेंड रहते हैं? क्रॉप्स. जो भी एरिया है वहाँ पे जो जिस टाइप के क्रॉप्स ग्रो होंगे उस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे रहेंगे. प्लांट्स लाइफ इन टर्न इज़ डिटरमाइंड मेनली बाय द क्लाइमेट. और जो भी प्लांट्स लाइफ है वो क्लाइमेट पे डिपेंड है. गॉट इट? जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. जिस टाइप के प्लांट्स रहेंगे उस टाइप के एनिमल्स वो एरिया में रहेंगे. एंड प्लांट्स लाइफ ये क्लाइमेट पे डिपेंड रहेगा. फॉर एग्जांपल ट्रीज मीन्स जो भी टॉल ट्रीज रहते हैं एंड थिक रहते हैं वो वार्म एंड रेनी एरिया में रहेंगे, जहाँ पे बहुत सारा बारिश होंगी और एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वार्म रहेगा. वहाँ पे हमें ये टॉल एंड थिक ट्रीज मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट, इकोसिस्टम. वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस इकोसिस्टम. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहैबिट मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट. एंड हमें पता है कि ये जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं. फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड, इन एयर, इन वाटर एंड ऑन लैंड. एंड जो पोलर रीजन है, यू नो, ऑन अर्थ देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और जो भी पोल के आजू बाजू का एरिया रहता है उसे हम बोलेंगे पोलर रीजन. और पोलर रीजन से लेके इक्वेटोरियल एरिया, जो इक्वेटर है वहाँ का जो एरिया है उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल एरिया. यहाँ पे हमें लाइफ मिलता है. वो लाइफ कैसे मिलेगा? अंडरग्राउंड भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, वाटर एंड लैंड पे. ओके, पोल से लेके इक्वेटर तक कहीं पे भी हमें लाइफ मिल सकता है. ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर. और ये हर एक इकोसिस्टम कैसे फॉर्म हो रही है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके इंटरेक्शन की वजह से. एंड विद द फिज़िकल एनवायरनमेंट इन विच दे लाइव. और जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट में उसकी वजह से ये इकोसिस्टम फॉर्म हो रही है. ओके, इट कैन बी अ लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट. और ये बहुत बड़ी भी हो सकती है. जो इकोसिस्टम है ये बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, लेक्स, रिवर्स. और एज स्मॉल एज अ पॉन्ड. और पॉन्ड में जो भी स्मॉल इकोसिस्टम रहता है ये स्मॉल भी हो सकता है. अ पॉन्ड्स इकोसिस्टम में कंटेन्स टाइनी प्लांट्स सच एज डायटॉम्स, ग्रीन अलगे. और जो भी पॉन्ड्स का इकोसिस्टम है यहाँ पे बहुत ही छोटे प्लांट्स रहेंगे, टाइनी प्लांट्स रहेंगे, जैसे डायटॉम्स, ग्रीन अलगे. एंड बहुत ही स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, रेटिफर्स एंड द कोपॉड्स जैसे. मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स. और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इकोसिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है, मीन्स मिक्स है. यहाँ पे बहुत सारी स्पेसीज हमें मिलेंगी एनिमल्स की, प्लांट्स की. एंड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इंटरैक्टिंग स्पेसीज. These species interact with each other and also with the abiotic environment. एंड ये जो भी स्पेसीज रहती है, थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज बताया है इन ईच इकोसिस्टम. ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोसिस्टम्स है ये बहुत बड़ी इकोसिस्टम्स है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज मिलती है, प्लांट्स की स्पेसीज, एनिमल्स की स्पेसीज. ओके, एंड ये जो भी स्पेसीज है ये इंटरैक्ट होती है एक दूसरे के साथ. एंड वहाँ का जो भी अबायोटिक इन्वायरमेंट है उसके साथ. अबायोटिक इन्वायरमेंट किसे बोलेंगे हम? जो नेचुरल थिंग्स है बट नॉट अ लिविंग. ओके, इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस और
equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components. This is known as a ecological balance. On the next page, page number 15, 115, sorry, human environment. It is formed by human beings and the creation such as the roads, bridges, etc., and the social, economic, political and other conditions in which they live. एंड हाउ फॉर्म द ह्यूमन एनवायरनमेंट. ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है ये कैसे फॉर्म हो रहा है? ह्यूमन बींग्स एंड द क्रिएशंस. विच आर द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स? लाइक रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस, ये जो भी कंस्ट्रक्शन रहता है, फैक्ट्रीज, ये सभी चीज़ें आएंगी क्रिएशंस में. ओके. एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन, जो भी ये कंडीशंस है ये भी इनकी वजह से भी ह्यूमन इन्वायरमेंट फॉर्म हो रहा है. ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट. और ये जो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है इस पे नेचर का इफेक्ट होता है. ओके. दिस इन्फ्लुएंस डिसाइड्स द लाइफस्टाइल. और ये जो भी नेचर का इफेक्ट है उसकी वजह से ही जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो डिसाइड होगा. यानी जैसा नेचर होगा वैसा लोगों का लाइफस्टाइल होगा. ऑक्यूपेशंस मीन्स जो भी वर्क कुछ अर्निंग के लिए किया जाता है उसे बोलेंगे हम ऑक्यूपेशन, व्यवसाय. ओके, इन हिंदी. एंड जो ऑक्यूपेशन रहते हैं वो भी नेचर पे ही डिपेंड रहते हैं. ड्रेस मीन्स जो लोगों के ड्रेसेस, कपड़े, ये भी नेचर पे डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर जाते हैं तो वहाँ के ड्रेसेस हमें लोगों के अलग मिलेंगे. राजस्थान के लोगों के ड्रेसेस हमें अलग मिलेंगे. ओके. फूड हैबिट्स. और जो भी हम हमारी जो भी फूड हैबिट्स रहती है, जो भी हम खाते हैं, ये भी नेचर पे डिपेंड रहेगा. एंड नेचर ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन अ हार्मनी विद द नेचुरल सराउंडिंग्स. और जो अर्लीस्ट ह्यूमन्स थे ये उनका जो भी लाइफ था ये बहुत ही सिंपल था. दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ. दे कुड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. और उनकी जो भी बेसिक नीड्स थी वो नेचर से ही पूरी करते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम ईजियर एंड फास्टर. और जहाँ पे व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील इन्वेंट हुआ, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन था ये ईजियर हो गया एंड फास्ट भी हो चुका. लेटर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. एंड उसके बाद जो ट्रेड थे, ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यापार, एंड कॉमर्स डेवलप होते गए. एंड विथ साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन बीइंग्स succeeded in controlling and dominating nature. And ये जो भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसकी वजह से ह्यूमन जो भी नेचर है उस पर कंट्रोल करने में सक्सेस रहे. ओके. नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट interaction. The physical environment provides human beings with a different materialistic needs. और जो भी फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स है इन ए डिफरेंट मटेरियलिस्टिक नीड्स प्रोवाइड होती है. मीन्स अलग अलग मटेरियल हमें नेचर से मिलते हैं जो भी हमारी नीड्स है वो पूरी करने के लिए. Activities like farming, there are different activities of humans like farming, fishing, forestry and mining still require raw materials without which no society can survive or progress. अगर ये activities नहीं होती तो जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर पाते एंड जो भी प्रोग्रेस है ये भी नहीं होता. ओके. जो अभी डेवलपमेंट हुआ है ये डेवलपमेंट में अगर ये फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग ये एक्टिविटीज़ नहीं होती, यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है, ये जो अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं होती तो प्रोग्रेस नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता. Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. जो भी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बींग्स की
उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है ये डैमेज होता जा रहा है। और जो स्टार्टिंग में ह्यूमन सिविलाइजेशन था, सिंस स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पीपल हैव ओनली यूज्ड नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और वहाँ के जो भी लोग थे ये अपने रहने के लिए ही नेचर का यूज़ करते थे। दे एक्सप्लॉयटेड एंड मिसयूज्ड इट टू सर्टन एक्सटेंड। और कुछ नेचर को वो एक्सप्लॉयट करते थे और उसका मिसयूज़ किया करते थे। दस द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिस्टर्ब। उसकी वजह से भी जो बैलेंस था एनवायरनमेंट का ये डिस्टर्ब होता था। When the disturbances made by the human beings in the environment were less, नेचर could easily repair। और जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की वजह से नेचर डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो ईज़िली वो रिपेयर हो सकता है। ओके, एंड वो कम होता है, जो भी डिस्ट्रॉय होता है, जो भी डिस्टर्ब होता है वो कम होता है। एंड बट नाउ फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एट अ फास्टर रेट। जो भी फॉरेस्ट है अभी वो स्पीडली काटे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ पोल्यूटिंग और इन्वायरमेंट। जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता जा रहा है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ अ नीड ऑफ अ। अभी क्या ज़रूरी है? परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नेचुरल एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है और नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन रेस कैनॉट सर्वाइव इफ़ वी डू नॉट लाइव इन हार्मनी विथ नेचर एंड इफ़ द बैलेंस इन नेचर इज़ नॉट मेंटेन्ड। अगर नेचर का जो भी बैलेंस है वो अगर हम मेंटेन नहीं करते तो जो लाइफ है ये पॉसिबल नहीं होगा अर्थ पे। ओके, तो क्या ज़रूरी है? ये हमें समझना है कि जो भी बैलेंस है ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट की बीच में ये परफेक्ट होना ज़रूरी है। यानी जो भी नेचर है उसका हमें यूज़ केयरफुली करना है। Got it? Now there are MCQs. First, the equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components is called, there are three options: ecological balance, ecosystem and environment. A option is answer here, ecological balance. Okay, then second, human environment is greatly influenced by, there are again three options: ecosystem, nature and C, both A and B. B option is answer here, nature. Got it? Human environment is greatly influenced by nature. Now students, a lesson is completed here. You have to read this lesson and find difficult words from this lesson, and you have to search at the meaning of this of these words in dictionary. Got it? And you have to write down the question and answers also. I will send after this video. Have a good day.